हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हिंदी दिवस। तो सबसे पहले तो यही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज 14 सितंबर है। तो आज का दिवस या आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आज का दिन यानी कि 14 सितंबर का जो दिन है ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा, अब दो तीन टर्म ऐसी है जो कि राजभाषा है, राज्य भाषा है और राष्ट्रभाषा है। तो ये बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपसे भी से बता देता हूं कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है कि राष्ट्र के या देश के लगभग भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। अब राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का अर्थ यह है कि जिस भाषा में शासन का कार्य किया जाता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो राजभाषा कहलाती है। तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, अपनाया गया था। और पहला जो हिंदी दिवस है वो 1953 में मनाया गया था। तो ये बातें थी कुछ आज हिंदी दिवस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएस ओपन टेनिस की विजेता बनी है 2020 यूएस ओपन की विजेता कौन बनी है? तो जापान की नाओमी ओसाका 23 वर्षीय खिलाड़ी 2020 यूएस ओपन की विजेता बनी है। उन्होंने हराया किसको है? तो उन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को फाइनल मुकाबले में 1-6, 6-3, 6-3 से हराया है। ओसाका ने पिछले 3 साल में दूसरी बार यूएस ओपन खिताब जीता है। अब एक प्रश्न यहां से बनेगा कि देखो, पहले सेट में हार गई थी लेकिन बाद के दोनों सेट में वो जीती है। तो 1993 के बाद में पहली ऐसी खिलाड़ी है जो पहले सेट में पराजित होने के बाद भी उसने ये खिताब जीता हो। 1993 के बाद में ये पहली बार ऐसा मौका आया है। तो नाओमी ओसाका ने ये कर दिखाया है और अब वो यूएस ओपन जीती है। तो यूएस ओपन बहुत महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टेनिस खिताब है ये 4 होते हैं वर्ष में और यूएस ओपन आखिरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जाती है। पहली बार ये प्रतियोगिता 1881 के अगस्त महीने में खेली गई थी। इसका आयोजन 1918 तक न्यूपोर्ट में हुआ। जो पहली प्रतियोगिता 1881 में खेली गई थी वो न्यूपोर्ट में खेली गई थी और 1881 से 1918 तक सारी प्रतियोगिताएं न्यूपोर्ट में ही खेली गई। लेकिन बाद में इस प्रतियोगिता को न्यूपोर्ट के स्थान पर न्यूयॉर्क में खेला जाने लगा था। तो ये सारी बातें इसके बारे में पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न। कैश एडवांस नामक संपार्श्विक मुफ्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है रेजर पे डैशबोर्ड द्वारा। रेजर पे डैशबोर्ड ने अब कैश एडवांस नामक संपार्श्विक मुफ्त लाइन शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो भारत का एमएसएमई है, एमएसएमई अर्थात जो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, उन सभी को बचाना है और नकदी प्रवाह में सुधार करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो माइनस में चली गई थी। अब की बार जो वृद्धि दर आई है वो -23.9 आई है। तो इस प्रकार से एमएसएमई जो कि भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब ये जो योजना शुरू की गई है इसके द्वारा 10 सेकंड में व्यक्ति 50,000 से 10 लाख रुपए तक की पूंजी जो है वो उधार ले सकता है, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। अब ये प्रतियोगिता एमएसएमई को बचाने के लिए की गई है। तो मैं आप सभी से, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं और मध्यम उद्योग क्या होते हैं।
तो सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग का अर्थ ये होता है कि जिन उद्योगों का वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होता है वो सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं, और जिनका वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से 75 करोड़ तक होता है वे लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, और जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच चला जाता है वे मध्यम उद्योग कहलाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आप सभी से बताई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किए गए हैं, तो ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ये विकसित किए गए हैं आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आईआईटी गुवाहाटी ने अब सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किए हैं। इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोविड-19 से जुड़े लक्षण हैं उन सभी का इस कियोस्क के द्वारा पता लगाया जाएगा, और ये भारत का पहला स्वचालित सेल्फ चेक कियोस्क है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि कोरोना वायरस के फैलने की संभावनाएं भी कम होंगी, क्योंकि स्वचालित है तो इसमें किसी प्रकार का मैनुअल यूज नहीं रहेगा, और इसके द्वारा कोविड-19 का भी लक्षण का पता लगेगा। अब ये आईआईटी गुवाहाटी ने शुरू किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आईआईटी गुवाहाटी सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। अगर हिंदी में पढ़ें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। अब इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है इसका मोटो है। अब अगर हम बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों ही टीजी सीताराम है। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना हुई थी 1994 में। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, यूनिसेफ के फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं। तो यूनिसेफ ने अभी फॉर एवरी चाइल्ड एक सेलिब्रिटी एडवोकेट की घोषणा की है। तो कौन बने हैं? अभी बने हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भारतीय अभिनेता है जिन्हें यूनिसेफ के फॉर एवरी चाइल्ड सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अब नामित किया गया है। अब ये यूनिसेफ जो है इसके साथ मिलकर के आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने की दिशा में कार्य करेंगे। अब इसी बात के लिए उन्हें इस पद पर चयन किया गया है। अब देखिए ये यूनिसेफ के बने हैं, तो यूनिसेफ के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। लेकिन 1946 में इसकी यूनिसेफ के रूप में स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया था। तो ये बातें यहां से हमने पढ़ी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली कैनबिस मतलब भांग चिकित्सा परियोजना शुरू की गई। तो देश की पहली भांग चिकित्सा या कैनबिस चिकित्सा प्रतियोगिता नहीं, माफ करिएगा, परियोजना शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें सहयोग किसका लिया गया है? तो इसमें कनाडा का सहयोग भी लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में जम्मू कश्मीर का ये पहला बड़ा विदेशी निवेश है। इस बात को आप लोगों ने पढ़ना है। और जैसा कि आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर 2019 से पहले राज्य था, लेकिन 2019 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको की कदम उठा करके धारा 370 खत्म की गई और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त कर दिया गया था। 2 विभक्त किए थे, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू। तो ये सारी बातें यहां से पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशनल सोसाइटी WSIS ने वर्ष 2020 का विजेता घोषित किया है। तो किसे विजेता घोषित किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार की सबुन साथी परियोजना को ई गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया है। इस परियोजना ने दुनिया भर के 800 परियोजनाओं को हरा करके ये पदक जीता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, काउंटडाउन टू 2023 रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा इस योजना को रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि अब तक 58 देशों ने
कानून पेश किए हैं जो कि 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे। इसके बाद और भी 100 देश ऐसे रहेंगे जिनमें ये कार्य चल रहा है। अब आप ये देखिएगा कि शुरू किसने की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा ये शुरू की गई है। तो हम कुछ बातें WHO के बारे में पढ़ते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय अगर बात करी जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहेनोम। टेड्रोस एडहेनोम जो है वो इसके महानिदेशक है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि महानिदेशक के बाद में अगर किसी का पद आता है तो वो आता है उप महानिदेशक का। तो उप महानिदेशक कौन है? वो है भारत की सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारत की है, वे WHO की उप महानिदेशक है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 46 वर्षों यानी कि 1970 से 2016 तक में दर्ज किए गए जानवरों की आबादी के आकार में 68% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का कारण क्या लगाया है कि सबसे पहले तो पर्यावरण विनाश, वनों की कटाई और अस्थिर कृषि, ये इसके मुख्य कारण के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस PDF मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।